हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2021 का पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, उसके सॉल्यूशन को हमने देखा था। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन गिव्स वॉयलेट कलर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर ये दिया है कि ये जो H2 नेगेटिव है, सल्फाइड आयन है, ये किसके साथ आपको वॉयलेट कलर देता है। तो देखो ये जो होता है ये कैसे रिएक्शन होती है। देखो H2 नेगेटिव प्लस में ये रिएक्शन करता है FeCN5, ये साइनाइड है, इसका 5 टाइम्स, और NO, और ये क्या होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके यहाँ पर ये क्या बना लेता है भाई, ये बन जाता है FeCN5NOS। ठीक है, और ये क्या होता है 4 नेगेटिव। तो ये जो आयंस होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है भाई, वॉयलेट कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये जैसे 2 नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, Na2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी ये रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ पर देखो क्या होता है भाई, ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है। तो ये क्या है भाई, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। और ये अब हम देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ये दिया आपको ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मिथमोग्लोबिनीमिया। ये पूछा है कि कौन से आयन की कंसंट्रेशन की वजह से, एक्सेस की वजह से ये हो जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो आपके पास आया था एग्ज़ाम में, ये क्या था, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से था। और यहाँ पर ये किससे है, 2021 में ये कौन से नाम से आपको दिया है, मिथमोग्लोबिनेमिया के नाम से दिया है। तो ये किसकी वजह से होता है भाई, ये होता है नाइट्रेट आयन की वजह से। तो NO3 इज़ द राइट आंसर, NO3 नेगेटिव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, जो कि इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये चारों ऑप्शंस को जब देखते हैं तो इसमें से जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक ये रिएक्शन दी है और यहाँ पर क्या दिया है आपको, बेसिकली एक अल्काइन दिया है और इसकी रिएक्शन आप 2 रिएजेंट के साथ कराते हो। ठीक है, दोनों ही क्या है, रिडक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, आपने हाइड्रोजन लिया है और पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो। और दूसरे में आपने क्या लिया है, दूसरे में जो आपके पास रिएजेंट है वो क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया है। तो देखो फर्स्ट जो है ये क्या करता है भाई, ये रिएक्शन करता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, ये जो रिएजेंट है इसका नाम क्या है भाई, लिंडलर्स कैटलिस्ट है। और जो लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ये हमें कैसा प्रोडक्ट देता है, ये हमें देता है सिस अल्कीन। कैसा प्रोडक्ट देता है भाई, ये हमें सिस अल्कीन देता है। और ये वाला जो रिएजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई, बर्च रिडक्शन। और ये हमें कैसा प्रोडक्ट देता है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास होता है ट्रांस अल्कीन। ठीक है, अब सिस और ट्रांस तो पता ही है आपको, डबल बॉन्ड के सराउंडिंग क्या होना चाहिए, अगर सेम ग्रुप आते हैं एक साइड पे तो क्या हो जाता है, वो सिस बन जाता है, और अगर अपोजिट साइड पे तो क्या होता है भाई, ट्रांस बन जाता है। तो यहाँ पर देखो आपसे प्रोडक्ट तो पूछा नहीं है डायरेक्ट, उसने सिर्फ क्या पूछा, कन्फिग्रेशन पूछा है कि सिस है या फिर ट्रांस है। तो देखो फर्स्ट वाले में जो लिंडलर कैटलिस्ट है वो क्या करेगा भाई, सिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो फर्स्ट वाला जो आपको दिया है सिस अल्कीन, वो किस में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पर भी है। बट जो सेकंड है लिक्विड अमोनिया के साथ, इसमें क्या मिलता है हमें, ट्रांस अल्कीन। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ये हमें दिया ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, at constant volume pressure of a fixed amount of a gas varies directly with the temperature, it is the statement of which of the following laws। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये गैस लॉज के ऊपर है, और गैस लॉज के ऊपर आप देखना कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट दे देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि कौन से लॉ को ये फॉलो करता है या कौन से लॉ की ये स्टेटमेंट है। तो जब भी कॉन्स्टेंट क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, फिक्स अमाउंट के क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भाई गेल लुसैक्स लॉ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो फर्स्ट है अमोनिया। तो अमोनिया का हमें पता है क्या होता है भाई, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, इस तरह से 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर सेकंड आपको क्या दिया है, ClF3। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 होते हैं। तो 7 में से ये क्या करता है, 3 तो इस तरह से फ्लोरीन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेता है और ये बाकी क्या रहता है, एज ए लोन पेयर रह जाते हैं। ये बाकी दोनों क्या है भाई, लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये जो शेप होती है कैसी होती है भाई, टी शेप होती है। तो ClF3 का जो आ जाएगा मैचिंग वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं SO2। तो SO2 हमें पता है क्या होता है भाई, ये बैंड शेप होती है, बैंड या फिर V शेप। और जो SF4 होता है इसमें क्या होता है, इस तरह से सल्फर होता है। ये इसकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 तो क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। सॉरी, ये देखो इस तरह से बनेगा इसका। यहाँ पर ये क्या होता है, देखो सल्फर है, सल्फर में क्या होता है भाई, यहाँ पर इसकी 6 वैलेंसी होती है ना। तो एक तो क्या करता है, इस तरह से लोन पेयर की तरह रह जाता है और 4 क्या है, ये फ्लोरीन के साथ इस तरह से शेयर करता है। तो यहाँ पर ये देखो कहाँ से बनी है ये शेप, TBP से बनी है, ट्राइगोनल पाई पिरामिडल से। तो ये वाली जो शेप होती है जिसमें एक लोन पेयर इस तरह से होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीसो शेप। तो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैचिंग में हमें कौन सी ऑप्शन में दिया है। तो देखो ए का क्या दिया है आपको, ए का आपके पास आया है सेकंड। तो ए का सेकंड हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोनोमर्स ऑफ ग्लाइप्टल आर, यहाँ पर देखो पॉलीमर का क्वेश्चन है ये, कि ये पूछा है कि ग्लाइप्टल जो पॉलीमर होता है इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल होती है और प्लस में थैलिक एसिड होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल हमें पता है क्या होता है, CH2 OH, और ये OH और थैलिक एसिड क्या होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास बन गया है थैलिक एसिड। तो इन दोनों की क्या करते हैं भाई, हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलता है भाई, ग्लाइप्टल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, Kp और Kc के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है इक्विलिब्रियम पे, एक केमिकल इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम पे है और इसके लिए पूछा है Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो जो Kp और Kc का रिलेशन होता है वो क्या होता है, Kp इज इक्वल टू में Kc RT डेल Ng होता है। अब डेल Ng क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स होते हैं और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं गैशियस, उसमें से हम रिएक्टेंट वाले गैशियस को ही माइनस करते हैं, ठीक है। गैशियस ही लेते हैं हम सिर्फ यहाँ पर, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमें प्रोडक्ट में गैस के मिलते हैं और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमें रिएक्टेंट के मिलते हैं उन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड पर काउंट करो कितने हैं भाई, 3 है, 2 + 1 = 3 और प्रोडक्ट पे कितने हैं भाई, 2 है। तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू में Kc RT की पावर -1। तो अब देखो RT की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, Kc अपॉन में RT। तो हमें देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो इसी में आपको क्या दिया है, Kc अपॉन में RT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये बोला है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है वो सेम नहीं हो सकता है। तो ये किसने बताया है, ये कौन से रूल में होता है, तो ये कौन से उसमें होता है भाई, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन और H2। यहाँ पर देखो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है और इनके लिए वैल्यूज़ भी दी है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन कैलकुलेट करना है। तो देखो साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन कैसे होगा, तो देखो साइक्लोहेक्सीन जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है। साइक्लोहेक्सीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस तरह से साइक्लोहेक्सीन है, ये हेक्सीन हो गया। इसमें क्या करना है, आपने H2 के साथ रिएक्शन करानी है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ये साइक्लोहेक्सेन। तो उसने क्या बोला है कि इसके लिए जो वैल्यू है, साइक्लोहेक्सेन के लिए जो आपको वैल्यू दी है वो -3920 दी है और हाइड्रोजन के लिए आपको जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है भाई, -241 है और इसके लिए कितनी है, ये है। तो देखो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी एंथैल्पी होती है यानी कि कंबशन की, रिएक्टेंट में से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाली माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन की एनर्जी आ जाती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाता है। तो देखो रिएक्टेंट क्या है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट है साइक्लोहेक्सीन और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन के लिए जो वैल्यू आपको दी हो कितनी दी है, -13
3800, ठीक है, -3800। और फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि दोनों क्या करने हैं, प्लस करने हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और माइनस क्या आ जाएगा 241, और प्लस में क्या होगा यहाँ पर देखो, वैसे तो बीच में क्या साइन आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पर एक साइन तो ये फॉर्मूले वाला माइनस का आएगा और एक क्या है ये वैल्यू वाला माइनस आएगा। तो ये कितना बन जाएगा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 3920। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो यानी ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, देखो ये कितनी आती है अपने पास, ये वैल्यू आती है 40, माइनस का आएगा 4041 और प्लस में क्या आ जाएगा 3920, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो और सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा -121 किलो जूल पर मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हो आप किसकी, नाइट्रोबेंजीन की। तो देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर ये नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो डैट इज़ नाइट्रोबेंजीन। इसकी आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ जिंक डस्ट। यहाँ पर आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया है किसका, जिंक डस्ट का, और इसमें आपने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जो आपको एक ग्रुप मिलता है रिडक्शन के बाद, वो कौन सा मिलता है भाई, हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा भाई, NHOH बन जाएगा, डैट इज़ एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो अब हमें कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, देखो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखो एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप क्या करते हो, SnCHCl यानी कि टिन और HCl की प्रेजेंस में कराते हो, और क्या लेते हो, या फिर जिंक और HCl लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है, एसिडिक मीडियम। कैसी कंडीशन है भाई, एसिडिक मीडियम कंडीशन है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर भी रिडक्शन होता है, बट ये जो NO2 है, NO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि मीडियम आपको कौन सा दिया है, न्यूट्रल दिया है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। हमें क्या करना है भाई, टोलुइन से। टोलुइन क्या होता है, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH3 ग्रुप होता है, डैट इज़ टोलुइन। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, डैट इज़ CrO2Cl2। इसके साथ आपने रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिल गया भाई, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसका CH3 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और हमें क्या मिल रहा है भाई, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवलेंट। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें से ये जो आयंस आपको दिए हैं, ये सारे कैसे दिए हैं भाई, कैटायन दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इनका आयोडाइड बनाना है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हो गया, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, और रुबीडियम आयोडाइड, तो ये हो गए हैं। तो इनका क्या करना है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों में से आयोडाइड के साथ जो सबसे ज़्यादा कोवलेंट बनेगा करेक्टर में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कोवलेंट नेचर रखता है वो कौन रखेगा। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं भाई, कोवलेंट करेक्टर की बात करते हैं, तो जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो कैटायन के पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, कैटायन के पोलराइजेशन पे। और कैटायन का जो पोलराइजेशन होता है जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही कोवलेंट करेक्टर होगा। और ये जो कोवलेंट करेक्टर होता है फिर पोलराइजेशन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन के। यानी कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, कोवलेंट करेक्टर। तो अब अगर हम यहाँ पर साइज़ की बात करें कैटायन की, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम और रुबीडियम के आयन की बात अगर हम करें, तो सबसे छोटा साइज़ किसका है भाई, लिथियम का। तो इसी का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा और इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा, तो इट मीन्स इसी का कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी अमाइड RCONH2, ये प्राइमरी अमाइड दिया है और ये क्या कर रहा है, 2 एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है इस रेंज में, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं P2O5 की, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, न्यू फॉर्मेशन होगी, यानी कि न्यू कंपाउंड बना है। तो जो भी कंपाउंड बना है उसकी इसने क्या पूछी है भाई, ये पूछा है कि वो कौन सी उस पे वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो देखो क्या होता है, RCONH2 का जब आप क्या करते हो, P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हो, ये क्या होता है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, RCN, यानी कि साइनो ग्रुप मिलता है। और जो साइनो ग्रुप होता है इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1250 के अराउंड कुछ होती है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है कि C6H5CH2OH, इसका क्या करना है, आपको HBr के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये क्या है भाई, यहाँ पर देखो ये फिनाइल है, तो ये CH2OH, इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन कराया। तो जब HBr के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CH2, और ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है भाई, इस पोजीशन पे Br आ जाएगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है तो ये Br आ गया, ठीक है, CH2Br। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये रिएक्शन किसके साथ करानी है, KCN के साथ। तो जब आप KCN के साथ कराओगे तो KBr एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, CH2CN आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा देखो वो क्या बन जाएगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास CH2 और यहाँ पर ये क्या आ गया, CN। फिर इस CN ग्रुप का जब आप क्या करते हो भाई, हीट करके हाइड्रोलिसिस करते हो, तो जो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है भाई, ये CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH ग्रुप में हो जाता है, यानी कि CH2OH। ये CH2 तो इस रिंग के ऊपर ही है ना, फिनाइल के ऊपर क्या है, ये CH2 है, और ये जो CN ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, देखो ये क्या है, 2 कार्बन का हो गया ना, तो ये क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, और नीचे क्या है, फिनाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pKa वैल्यू दी आपको एसिटिक एसिड की, डेट इज़ 4.75, और मिक्सचर है, ठीक है, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का, कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि इन दोनों का हम क्या करते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं और इससे क्या करते हैं भाई, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये पूछा है कि उसके लिए जो pH रेंज आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम pH कैलकुलेट करते हैं बफर का, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, pKa वैल्यू होती है +-1, ठीक है, यानी कि इस रेंज का। तो यहाँ पर जो pK वैल्यू है वो कितनी है, 4.75 है, तो यानी कि बफर का pH जो आएगा उसके लिए हम कर रहे हैं तो +-1, ठीक है। तो अब देखो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3.75 आएगा, और जब 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 5.75 आएगा। तो यानी कि इसका मतलब जो रेंज आई है वो क्या रेंज आई है भाई, 3.75 से 5.75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN2 रिएक्शन। देखो SN2 का यहाँ पर क्या पूछा है, यही कंपाउंड्स दिए हैं, अभी मैं आपको चारों ऑप्शन शो भी करती हूँ, यही कंपाउंड्स दिए और इसमें से पूछा है कि SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी, और फिर सबसे लीस्ट जो होता है वो किसका होता है भाई, टर्शरी का होता है। तो आपको सिर्फ यही सीक्वेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखोगे आप तो उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये तो प्राइमरी का ही इन्होंने क्या बता दिया, देखो लीस्ट बता दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला साइन है ना, तो यहाँ पर ये क्या लीस्ट बता दिया, तो प्राइमरी का तो क्या है, सबसे ज़्यादा आएगा, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, टर्शरी का लीस्ट दिया है, तो ये ठीक है, टर्शरी का लीस्ट ही आएगा। फिर इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये क्या है, देखो प्राइमरी दे दिया, तो टर्शरी के बाद भाई प्राइमरी नहीं होता है, टर्शरी के बाद पहले क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा, तो यानी कि ऑप्शन भी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है भाई, देखो प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद यहाँ पर देखो ये वाले यहाँ पर इस तरह से ग्रुप तो लगे, बट जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है यानी कि ब्रोमीन अटैच है, वो वाला कार्बन क्या है, एक ही है, तो ये प्राइमरी है, तो यानी कि यहाँ पर ये यही आएगा, इसके बाद मतलब ये वाला ग्रुप आएगा, और फिर इसके बाद क्या है, सेकेंडरी वाला आएगा, ये सेकेंडरी है, देखो क्योंकि इस वाले ग्रुप पे क्या लगा है भाई, कार्बन पे ब्रोमीन लगा है ना, और ये वाला कार्बन क्या है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी। तो यानी कि फर्स्ट पे ये ठीक है, सेकंड पे भी ठीक है, और थर्ड पे भी ठीक है, और फोर्थ पे देखो आपको क्या दिया है, टर्शरी दिया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी किस तरह से देखते हैं एक बार बता देती हूँ। तो अगर देखो डायरेक्ट ग्रुप जो भी है, फंक्शनल ग्रुप वगैरह, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वो अगर डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है तो इसका मतलब वो क्या है भाई, क्या होता है भाई, प्राइमरी होता है। बट अगर वो इस तरह से अटैच है, जैसे देखो यहाँ पर ब्रोमीन है, इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, और वो क्या है भाई, 3 कार्बन से इस तरह से अटैच होगा और एक साइड पे फिर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो ये कैसा होता है, टर्शरी होता है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो देखो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है भाई, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा होता है, ये CHO, और यहाँ पर क्या होता है भाई, CH2OH, और यहाँ पर क्या होता है OH, और इस साइड भी क्या होता है, ये OH, और यहाँ पर ये H होता है, और फिर ये क्या आता है OH।
तो यहाँ पर ये क्या है, बाकी अपोजिट वाली पोजीशन पे इसकी ये H और OH इस तरह से आ जाते हैं। और जब हम इसका ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये वाला ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, और ये क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और अगर हम इसका HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप का हो जाता है। ठीक है, दोनों ग्रुप का ये एसिड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो आपको द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, बेरियम नाइट्रेट दिया है सॉल्यूशन उसका, और उसके लिए जो मोलारिटी दी है दैट इज़ 0.1 मोलर। और जो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको भाई, 2.74 दी है। यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, वो हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है भाई, आई की यहाँ पर जो मोलारिटी है वो कितनी दी हुई है भाई आपको, 0.1 मोलर। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू जो दी है दैट इज़ 2.74। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेरियम नाइट्रेट है, तो बेरियम नाइट्रेट क्या करेगा भाई, डिसोसिएशन प्रोसेस करेगा, डिसोसिएशन होगा इसका बेरियम नाइट्रेट का। तो ये क्या है, बेरियम नाइट्रेट है और इसने डिसोसिएशन किया, तो ये डिसोसिएशन करके क्या करता है, Ba+2 और प्लस में क्या करता है, 2 नाइट्रेट आयन बनाता है ये इस तरह से। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो गई तो देखो यहाँ पर जो ये आई की वैल्यू आ गई, देखो कितने आयन्स बन रहे हैं यहाँ पर आयन्स बन रहे हैं, एक बेरियम का और 2 नाइट्रेट के, तो टोटल कितने हो गए भाई, 3 आयन्स हो गए हैं। तो यानी कि एन की वैल्यू तो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है अल्फा इज इक्वल टू में I-1 अपॉन में N-1। तो देखो आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2.74 -1 अपॉन में n, अभी हमने देखा कि ये डिसोसिएट होकर कितने मोल्स बनाएगा, 3, तो 3 - 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये कुछ आएगा आपके पास 87%। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई भी कर देना 100 से तभी ये 87% आएगा, वैसे आई थिंक ये 0.87 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ वीक एसिड HA। यहाँ पर देखो एक वीक एसिड दिया है और उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या दिया है कि भाई 10% है, और उसके लिए जो मोलारिटी दी है सॉल्यूशन की वो कितनी दी है आपको, 1 मोलर दी है। तो देखो 1 मोलर का 10% मतलब क्या हो जाएगा भाई, 0.1 आ जाएगा। 1 मोलर का अगर आप 10% बोलते हो कि डिसोसिएट हो गया, इट मीन्स क्या, 1/10, तो यानी कि 0.1 आ गया। तो यानी कि डिसोसिएट होकर, अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड डिसोसिएट होकर देखो HA इस तरह से डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव बनाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई है वो कितनी आई है भाई, 0.1 आई है। तो अब जब हम pH कैलकुलेट करते हैं, pH पूछा है ना उसने, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मैंने अभी बताया कितनी आई है भाई, 0.1। तो 0.1 का मतलब क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 10⁻⁻1। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो log में कैसे सॉल्व करते हैं, पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, और पावर आगे आने के बाद क्या होता है, फिर ये इस तरह से प्लस की हो जाएगी क्योंकि एक माइनस वाला ये और माइनस एक ऑलरेडी आगे लगा है। तो ये क्या बन जाएगा, log 10। ठीक है, 1 आगे आएगा ना, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। अरे log 10 आ गया, log 10 का मतलब क्या होता है, 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो यानी कि इस सॉल्यूशन का pH कितना आ जाएगा भाई, अगर वीक एसिड है और उसके लिए वो 10% डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जो pH की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 1 आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू में 120 वुड बी प्लेस इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किए हुए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप देखना HTET में तो हर साल रिपीट हो रहा है, कभी 120 का पूछ लेता है, कभी 17 का पूछ लेता है, कभी 118 का पूछ लेता है। तो देखो 118 किसके लिए होता है ये आप ध्यान रखना। 18 से क्या है यहाँ पर नोबल गैस, तो ये क्या होता है भाई, नोबल गैस कौन सा होता है, 18 ग्रुप होता है। और इसके बाद क्या आएगा 119 और फिर क्या आएगा 120। तो यानी कि 18 ग्रुप के बाद क्या आएगा, ग्रुप फर्स्ट आएगा, तो ग्रुप फर्स्ट के लिए 119 और ग्रुप 2 के लिए क्या आएगा 120। और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। अल्कली मेटल्स क्या होती है, ग्रुप 1 होती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में।